हेपेटाइटिस बी एक तरीके का विषाणु होता है। कई तरह के विषाणु होते हैं। अगर वैज्ञानिक भाषा में इनका हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखें तो बहुत ही सामान्य तरीके से इनको दो भागों में बांटा गया है, आरएनए टाइप के विषाणु और डीएनए टाइप के विषाणु। जो हेपेटाइटिस बी है एक डीएनए टाइप का विषाणु है। और जैसे और दूसरे प्राणियों को, पौधों को अलग अलग वंशों में, जातियों में वर्गीकरण किया गया है, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी को भी अलग अलग वंश और जातियों में वर्गीकृत किया गया है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो हिपेडना विरिडी नाम के एक वंश में इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक और संक्रामक विषाणु में उसमें हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, आजकल के समय में फैलने वाला इन्फ्लुएंजा, ये सब हैं जो कुछ तो सांस के माध्यम से फैलते हैं, कुछ रक्त जनित होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो कि रक्त जनित है, शरीर के द्रव्यों के माध्यम से फैलता है और ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है, बहुत ही खतरनाक वायरस। हेपेटाइटिस बी शरीर में ज्यादातर रक्त के माध्यम से फैलता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का के शरीर में मान लीजिए किसी खून में हेपेटाइटिस बी फैला हुआ है, उसका संक्रमित रक्त अगर दूसरे में चढ़ा दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अलग अलग शोधों में, रिसर्चों में ये पाया गया है कि हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति के जो शरीर के द्रव्य हैं, जैसे लार हो गया, सीमेन हो गया, उनका जो वीर्य है, महिलाओं में वजाइनल फ्लूइड हो गए, जननांगों से निकलने वाला द्रव्य, ब्रेस्ट मिल्क, पसीना, ये सब सारे इन्फेक्टेड होते हैं हेपेटाइटिस बी से। तो इनके संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा निश्चित तौर पे संक्रमित करने वाले जो द्रव्य हैं उसमें रक्त, सीमेन, वजाइनल फ्लूइड और लार ये पाए गए हैं। ये सब द्रव्य अगर दूसरे व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आते हैं, शरीर के कटे छिले हिस्से के संपर्क में आते हैं या सीधे ब्लड में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे हेपेटाइटिस बी होने की संभावना होती है। हेपेटाइटिस बी ज्यादातर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसका कोई लक्षण नहीं होता है। लगभग अगर 100 मरीज हम देखें हेपेटाइटिस बी के तो करीब 80 मरीज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि कोई लक्षण नहीं होंगे। सिर्फ 20 मरीज ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें किसी तरह का लक्षण मिलता है। ज्यादातर जो मरीज आते हैं वो आपके पास नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लेकर के आते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि जिसमें आप ये लोकलाइज नहीं कर सकते कि कौन सा अंग प्रभावित है। जैसे थकान, कमजोरी, बुखार, हल्का फुल्का सर दर्द, आंखों में दर्द, हड्डियों में दर्द और कमजोरी, इस तरह की जो ऐसे सिम्टम जो कि नॉन लोकलाइजिंग होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये ज्यादातर मरीज लेकर के आते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सबसे ज्यादा लिवर को प्रभावित करता है, यकृत को। अगर किसी का यकृत प्रभावित है, ये सोच सकते हैं कि इसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो यकृत को प्रभावित होने की वजह से जो लक्षण होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति में है तो ये सोचा जाता है कि इसमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अब यकृत को प्रभावित होने वाले क्या लक्षण हैं? सबसे पहले अगर किसी को हेपेटाइटिस बी की वजह से यकृत प्रभावित है तो उसको पीलिया हो सकता है, बुखार हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर ये चीजें 6 महीने से ज्यादा परसिस्ट कर गई तो इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। ये आगे आने में 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि 10 साल में ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लिवर सिरोसिस खुद भी काफी हद तक एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जब धीरे धीरे करके लिवर का काफी हिस्सा डैमेज हो जाता है, पेट में पानी भरना, शरीर में सूजन आना, तिल्ली बढ़ना, खून की उल्टियां होना, बेहोशी होना, ये सब लक्षण भी पैदा होने लग जाते हैं। तो इतने ढेर सारे वेरिएशन होते हैं हेपेटाइटिस बी के, रेंजिंग फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक, बेहोशी की हालत, और अल्टीमेटली खून की उल्टी होना या दूसरे अंगों के प्रभावित होने की वजह से मृत्यु तक हो सकती है। इतना खतरनाक वायरस है ये। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी का एक एंटीजन होता है HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इससे स्क्रीनिंग होती है कि क्या वो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी संक्रमित है कि नहीं है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस लोड शरीर में देखा जाता है। तीसरा टेस्ट आता है फिर अल्ट्रासाउंड करा करके या सीटी स्कैन करा करके लिवर का कितना हिस्सा डैमेज है, व्यक्ति में सिरोसिस हुआ है कि नहीं हुआ। फिर और दूसरे ब्लड टेस्ट करा के देखे जाते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है उसका, और दूसरे ब्लड के पैरामीटर्स कितने हैं। एंडोस्कोपी करा के देखते हैं हम कि जो नसें शरीर की लिवर डैमेज होने की वजह से फूली हैं वो तो नहीं फूली हैं।
जिससे आगे आने वाले समय में खून की उल्टी तो नहीं हो सकती है। इतने बेसिक टेस्ट हैं जो एक हेपेटाइटिस बी के व्यक्ति में कराई जाती हैं। किसी को पता है कि नहीं, और सबसे बेसिक टेस्ट उसमें है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कराया जाए। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बोला हुआ है कि पूरे पॉपुलेशन का एचबीसीजी टेस्ट करना चाहिए। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ये सबका लगभग आमतौर पे स्क्रीनिंग रूटीन लोग करा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत आसानी से हेपेटाइटिस बी पकड़ में आ जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो गया है तो वो कई चरणों में हेपेटाइटिस बी होता है, जैसे कि हमने बात किया सिम्प्टोमेटिक, एक्यूट हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सिरोसिस। तो जो सिरोसिस होता है, सिरोसिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के काफी परसेंटेज ऑफ मरीज जो होते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी की दवाइयां चलाई जाती हैं। और जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी होते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी की दवा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या साइलेंट हेपेटाइटिस बी होता है उसमें भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत ही प्रभावकारी दवाइयां हैं। अगर उनको शुरू किया जाए तो 15-20 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर हेपेटाइटिस बी का डीएनए लगभग निगेटिव आ जाता है ज्यादातर केसेस में। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन दवाइयों का ये है कि इनको लगभग जिंदगी भर खाना पड़ता है। इन दवाइयों की वजह से ये देखा गया है कि मैक्सिमम 2 से 8% मरीजों में ही हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन होता है, जो कि एक एंड पॉइंट होता है कि हमें इसको निगेटिव करना है इलाज करते समय, ये देखा गया कि सिर्फ 2 से 8% लोगों में ही निगेटिव होता है। ज्यादातर लोगों में ये पॉजिटिव बना रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको जिंदगी भर दवा खानी है। तो हेपेटाइटिस बी की दवा लगभग जिंदगी भर खानी पड़ती है, जिसमें इंडिकेटेड होती है, जैसा कि हमने बताया सिरोसिस या क्रोनिक हेपेटाइटिस वाले मरीजों में। जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो हेपेटाइटिस बी के 3 टीके रिकमेंड करता है। एक तो जन्म के तुरंत बाद, एक महीने बाद, और तीसरा 6 महीने बाद। ये देखा गया कि अगर 3 टीके लगा लिए जाएं तो लगभग जीवन भर के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और बहुत ही प्रभावकारी इम्यूनिटी होती है। लगभग स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को छोड़ दिए जाएं जिसमें कि हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी निगेटिव हो जाती हैं, जैसे क्रोनिक किडनी मरीज हो गए, या HIV वाले हो गए, या और दूसरे इम्यूनोसप्रेस्ड जिनमें कि एंटीबॉडी लॉस हो जाता है, खत्म हो जाती है एंटीबॉडी। ज्यादातर केस में जीवन भर इम्यूनिटी बनी रहती है। तो एक बार हेपेटाइटिस बी का टीका अगर लग गया किसी को तो वो आदमी हेपेटाइटिस बी से जीवन भर के लिए सुरक्षित हो जाता है। हेपेटाइटिस बी से बचाव संभव है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतना खतरनाक वायरस होने के बावजूद भी हम हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानकारी हमारे पास होना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी किस वजह से फैलता है। जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो भी कहता है कि भारत जैसे देश जहाँ की हेपेटाइटिस बी लगभग लगभग 2 से 8% लोगों में पाया जाता है, ऐसे ऐसे विश्व के सारे एरियाज में सारे लोगों का हेपेटाइटिस बी चेकअप होना जरूरी है। ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में भी है कि इनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि इनका चेकअप होना चाहिए, और हमारे यहाँ हो भी रहा है। हेपेटाइटिस बी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक हो रहा है। तो सारे पॉपुलेशन के हेपेटाइटिस बी चेक होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जिसका भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है उसके शरीर के द्रव्यों से दूसरे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, स्पेसिफिकली ब्लड से। उसका सीमेन, सलाइवा, वजाइनल फ्लूइड, ये सब सारे इन्फेक्टिव होते हैं। तो इनसे इनके शरीर के ये सब द्रव्य दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आने पाए। ये तो हो गया व्यक्तिगत स्तर पे बचाव, समाज के स्तर पे बचाव। तीसरा है कि क्या कि मान लीजिए कि किसी को हो गया है। काफी लोग पूछते हैं कि हमारा जो पति है उसको हेपेटाइटिस बी है, हमारी पत्नी को हेपेटाइटिस बी, क्या हमको हो जाएगा? होने की संभावना होती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है हेपेटाइटिस बी का टीका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बोला हुआ है कि पूरे वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट भी किया जाना चाहिए।